हेलो एवरीवन। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो जीके का क्वेश्चन बैंक है उसका वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 4 वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और हम लोग आधुनिक इतिहास में क्वेश्चन नंबर 147 तक को डिस्कस किए थे। यह आज इसका पार्ट 5 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग और आधुनिक इतिहास के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई इस चैनल में नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक से यानी क्रांतिकारी आंदोलन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें आधुनिक इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसे युवाओं ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की, जिसमें जिसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया, जबकि नाना साहब 1857 की क्रांति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में। तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके सदस्यों ने मिलकर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को सहारनपुर के से लखनऊ की ओर जा रहे सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बाल बंगाल विभाजन के विरोध में ही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल यानी कि लाल बाल पाल द्वारा 17 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। खिलाफत आंदोलन 1919 में जो हुआ था, भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सरोजनी नायडू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रीतिलता वाडेदार। तो प्रीतिलता वाडेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार के कब्जे के दौरान अनेक व्यक्ति मारे गए थे। प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान मारी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खुदीराम बोस। तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, परंतु गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस ने 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत से बाहर नहीं की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था तथा यह एक लोकतांत्रिक संगठन था। इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति नामक संगठन की स्थापना क्रमशः लंदन, कनाडा और जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। तो वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि महान क्रांतिकारी भी थे। चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। वी.डी. सावरकर ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन साडस की हत्या की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके सदस्यों में आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस अधीक्षक सांडस की हत्या 13 दिसंबर 1928 ईस्वी को कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त। तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त प्रमुख आरोपी थे। इस कांड में दोषी ठहराए गए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है जे.पी. सांडस। तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जे.पी. सांडस के हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे, जहां अंग्रेजों से मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली स्वयं को मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1931 ईस्वी में। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि अपने उद्देश्यों को जनता एवं सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह
सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैडम कामा। तो श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा, जिसको मैडम कामा बोलते हैं, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विनायक सावरकर। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक रॉलट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉलट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1919 ईस्वी में। तो रॉलट एक्ट 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु लागू किया गया था। यह कानून सर सिडनी रॉकेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकती थी, जबकि वह व्यक्ति अपने बचाव हेतु उसके विरुद्ध न कोई दलील, न अपील और न ही कोई वकील कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमा के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में। तो भारत में क्रांतिकारी कार्यों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 को क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम पारित हुआ। इसे रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। दरअसल यह अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त होने के संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तार व्यक्ति को अपील का कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1919। तो रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सरदार उधम सिंह। अब लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल को डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर 31 जुलाई 1940 को मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। तो जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ। तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 400 लोग मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी। तो जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कर्नल
रेजिनाल्ड डायर। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा की गई, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बैसाखी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन को हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ सभा का आयोजन किया जा रहा था। अब लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक स्वराज पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। तो सन 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। कौन सा पार्टी? तो स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी के कर्णकार पंडित मदन मोहन मोतीलाल नेहरू जो सचिव थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे और मदन मोहन मालवीय और बिटुल भाई पटेल थे। इनका उद्देश्य विधान परिषद का बहिष्कार न कर चुनाव में भाग लेना और निर्वाचित होकर विधान परिषद के अंदर सरकार के संघर्ष करना था। असहयोग आंदोलन के वापसी से असंतुष्ट सी आर दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी सन 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक महात्मा गांधी एवं उनके द्वारा प्रारंभिक आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें पहला है, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी ने इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। तो महात्मा गांधी ने चंपारण में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत की थी। चंपारण जिला बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद हड़ताल 1918। तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाना था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। श्रमिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने के एवज में उनकी मजदूरी में 50% वृद्धि करने की मांग की, जबकि मिल मालिक 20% वृद्धि करने के लिए तैयार हुए थे, जो कि मजदूरों के हितों के दृष्टि से सही नहीं था। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा महात्मा गांधी से सहायता एवं मार्गदर्शन का आग्रह किया। गांधी जी ने 35% बोनस देने का समर्थन किया तथा प्रथम बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मशहूर हिंसा। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए आंदोलन
असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में हिंसा शामिल नहीं था। क्या? तो हिंसा शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा पहुंचाना था तथा इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, जो चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विदेशी वस्तुओं की खरीदी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने हेतु सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि इसके प्रमुख विरोधी CR दास थे। दिसंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता का अंत आदि का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। तो बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया। चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। इसी सत्याग्रह के में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु तथा उपदेशक मानते थे। गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ एक राजनीतिज्ञ थे। इन्हीं के प्रेरणा से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन से 1915 ईस्वी में। तो सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारत आकर समूचे भारत का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को अधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ आंदोलन से ख्याति प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन। तो 13 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से सितंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो डैश के साथ शुरू हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दांडी मार्च। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से 38 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव में ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। कौन सा कानून? तो नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी भारतीय द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि नमक उत्पादन पर सरकार का एक अधिकार था। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो। कौन सा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1930। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1930। तो दांडी नमक सत्याग्रह सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, में इस अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम थे। इसमें पहला है नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना। दूसरा, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना। तीसरा, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना। नेक्स्ट है समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। फिर नेक्स्ट है कर अदायगी पर रोक। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूरी डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है साबरमती। तो डांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसे 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक पर लगाने के कानून के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी समेत 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समृद्ध तटीय गांव डांडी तक लगभग 241 मील की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध डांडी यात्रा का आयोजन किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नमक पर कर लगाए जाने। तो 1930 में महात्मा गांधी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। तो 1930 में जब गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान डांडी मार्च किया, उसी दौरान सी राजगोपालाचारी ने भी तमिलनाडु के नागपट्टनम के पास बेदरनथम में नमक कानून तोड़ा। राजगोपालाचारी के इस मार्च को बेदरनयम मार्च कहा जाता है। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का
फैसला लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी इस फैसले का स्वागत किया, जबकि जस्टिस पार्टी पंजाब तथा यूनिस्ट पार्टी मद्रास ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1931 ईस्वी। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता किया गया था, जिसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। इस समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सितंबर 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया। किसने? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन के सेंट पैलेस में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक पूना पैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1932। तो 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या कहता है? तो उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर दलित जातियों के आरक्षण सिद्धांत को अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय विधानमंडल में उनके लिए 18 सीटों की वृद्धि तथा प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद मार्च 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? तो टोक्यो जापान में 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई भारत का एक साम्यवादी दल है, जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में एन रॉय की द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन डाइस में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1943 ईस्वी में। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में की थी। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की नींव रखी। नेताजी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेड गठित की। आज़ाद हिंद फौज म्यांमार के रंगून प्रदेश को जीतते हुए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। 14 अगस्त 1945 ईस्वी को आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिंद फौज की सेना ने हार नहीं मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भूला भाई देसाई। तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज में सिपाहियों द्वारा समर्पण के बावजूद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने INA के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की गठन की। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर
शत्रु के एन कटाजू, भालाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मोहन सिंह। तो आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तत्पश्चात 28 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर पुनः विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस दल के महासचिव देवव्रत विश्वास थे। इस दल का प्रथम अधिवेशन मुंबई में संपन्न हुआ। कहाँ? तो मुंबई में संपन्न हुआ था। इसका उद्देश्य साम्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। क्या था? तो इसका उद्देश्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन डैश में किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1947 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन के से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शहीद और स्वराज द्वीप। तो आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया गया है। किसको? तो रास बिहारी बोस को दिया गया है। अक्टूबर 1947 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज ने 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तिरुपुर कुमरन। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देशबंधु नवयुवक संघ का गठन तिरुपर कुमारन ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। भारत सरकार ने लक्ष्मी सहगल को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जानकी नाथ बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके बाद 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उन्होंने 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी श्रीनिवास
आइगर। तो सन 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के अध्यक्ष श्रीनिवास आइगर थे। इस लिंक का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कब? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। कैसा? तो यह एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा? तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे डैश के साथ शुरू हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गया नारा करो या मरो के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इस 1942 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। भारत की आज़ादी के से संबंधित इतिहास में दो पड़ाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं। प्रथम 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम और द्वितीय 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को जल्द ही आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। अब हम लोग 1920 असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था। फिर इसमें दूसरा है 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह अपने वैश्विक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था में घोषणा कर दी कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अगस्त 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। फिर उसमें नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य में शामिल थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ किया गया था। 9 अगस्त को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। क्या था? तो इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए
अन्य आंदोलन असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा जो कि 1930 में हुआ था, ये दोनों थे। अब लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक प्रांतीय चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1936 से 1937 के मध्य में। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कुल 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में मिलीजुली सरकार बनाई गई। अब लोग आधुनिक इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक माउंटबेटन योजना भारत विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 जून 1947 को। तो भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आधी रात। तो 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि में आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए टिस्ट विद डेस्टिनी नाम के अपने अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1946। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को दिया गया था। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। इसके लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का यह नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और इस प्रकार भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। यह भारत की नियमावली पुस्तक और वैधानिक दस्तावेज है। इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवरित किए। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दैवीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इनका कार्यकाल 20 वर्षों का न होकर 5 वर्षों का होता था। अतः उपयुक्त दिया गया कथन अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवरित
कि असत्य है। इस अधिनियम द्वारा भारत ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया तथा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1892। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा समिति चुनाव की व्यवस्था की गई तथा भारत में मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। तो 1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता डैश द्वारा प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार का अधिनियम 1935। तो प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में से 2 सदनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में दैवीय शासन समाप्त करके केंद्र में संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में दैवीय शासन समाप्त करके केंद्र में दैवीय शासन लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1919। तो ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय जॉन मार्ले भारत का सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवंबर 1919 ईस्वी को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन की नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1918। तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। इसके तहत बताया गया कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थानों का क्रमिक विकास करना है, जिससे भारत में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तिलक ने इस घोषणा पत्र को सूर्य विहीन उषा काल कहा। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक गवर्नर जनरल वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में मद्रास के थोरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर रहे। 1946 से 47 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने डैश
में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल। तो मीर कासिम को हटाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसके साथ ही बंगाल में दोहरी सरकार यानी कि दैवीय शासन की शुरुआत की। दैवीय शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवान अपने पास रखे गए तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल में हुई 1857 की क्रांति का सफलतापूर्वक दमन उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे डैश द्वारा पेश किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अब लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध आदि थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। इसे भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। किसको? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट लॉर्ड इरविन। तो इसके समय लॉर्ड इरविन के समय में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसने 13 मार्च 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसने सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को लागू की थी तथा कोलकाता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को डैश ने लागू किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। तो विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। या तो याद रखिएगा किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति भारतीय इतिहास में भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्नों से निपटने के लिए ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में तैयार की गई योजना थी। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। 1857 में हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध को जन्म देने में इस नीति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य निम्नलिखित है। उसमें लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किया गया पहला राज्य था सतारा, जिसको 1848 में विलय किया गया था। फिर दूसरा है जैतपुर संबलपुर, जिसको 1849 में विलय कर दिया गया था। फिर तीसरा है बघाट, जिसको 1850 में विलय कर दिया गया था। फिर है उदयपुर, जिसको 1892 में विलय कर दिया गया था। फिर है झांसी, जिसको 1853 में विलय कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है नागपुर, जिसको 1854 में विलय कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है अवध, जिसको 1856 ईस्वी में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति नामक नीति को तैयार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
व्यक्तिगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल सितंबर 1786 से अक्टूबर 1793 ईस्वी तक। इन्होंने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा की शुरू की एवं इन्हें पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। 1793 ईस्वी में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता। तो वर्ष 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार के अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन हामू द्वारा 1885 में की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अलेक्जेंडर कर्निघन। तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कर्निघन ने किया था। सन 1784 में पुरातत्वशास्त्री विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सन 1788 में इसका पत्र द एशियाटिक रिसर्चेज प्रकाशित होना आरंभ हुआ। सन 1814 में इसका प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। कहाँ? तो बंगाल में बना था। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है लुईस माउंटबेटन। तो आज़ादी के समय लुईस माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्तित्व में से आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। तो राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कहते हैं, की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जिसके तहत सतारा, जैतपुर एवं संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
तो लॉर्ड विलियम बेटिक का कार्यकाल सन 1828 से 1835 तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके कार्यकाल में राजा राममोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को सन 1829 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इस क्वेश्चन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह श्री राजगोपालाचारी ने थी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे 1952 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो हम लोग अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक साइड गवर्नर जनरल का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड घटना और कार्य के बारे में बताया गया है। इसमें पहला है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय नर बलि प्रथा और पर प्रतिबंध का कार्य हुआ। फिर दूसरा है लॉर्ड बैटिंग। तो लॉर्ड बैटिंग के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड एलेनवरी। तो लॉर्ड एलेनवरी के समय दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक कथन, नारा, उपाधियां से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड ऑल शैल हैव इट। यह कथन किस नेता का कथन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। यह कथन गरम दल के नेता किसके? तो गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का है। आराम हराम है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल। तो सारे जहां से अच्छा गाने का बोल मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध कवि और राजनीतिज्ञ थे। इनकी मुख्य रचनाएं सिकवा 1919 ईस्वी में, सिख लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बट बागेद्रो तराने हिंद है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता एवं पंजाब के प्रतिनिधि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर की उपाधि मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह सफलता पर वहां की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष तथा सरदार के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान जो जन गण मन है तथा बांग्लादेश के राष्ट्रगान जो अमार सुनार बांग्ला है की रचना गुरुदेव ने ही की है। सन 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैसर-ए-हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कैसर-ए-हिंद। तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। यह उपाधि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया था। इसके कारण लोगों ने गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहना शुरू कर दिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने यह उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य कृति गीतांजलि के किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। सन 1915 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई, जिसे उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी। इस क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है तथा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, जिसका मतलब या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के लिए के प्रयास में दिवंगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण को में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द महात्मा गांधी के हैं। सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। दिल्ली चलो का नारा 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह
हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। तो हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दलाई लामा। तो सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द दलाई लामा का है। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक ब्रिटिश कालीन प्रमुख इमारत से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट के समीप सी हेक्सागन में बनाया गया है। यह स्मारक मातृभूमि की रक्षा में प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल में है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जो महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इसकी स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1906 ईस्वी में की थी तथा सन 1921 में इसे आम जन के लिए खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनल जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है का निर्माण डैश किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1888 में। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विक्टोरिया टर्मिनल वीटी को अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी कहा जाता है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। इसका निर्माण 1888 ईस्वी में किया गया था। वास्तुकला की गौथिक शैली में निर्मित सीएसटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया गेट। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नई दिल्ली के मध्य में 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट मोराहबदार आर्क द ट्रायम्फ के रूप में यह है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट में रखी गई थी और इसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। इस स्मारक को 10 वर्ष बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1921 से 1927। तो संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया था। याद रखिएगा, इसका डिज़ाइन वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। किसने? तो वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तैयार किया था तथा इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। इस क्वेश्चन है, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर एडविन लुटियंस। तो सर एडविन लुटियंस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। इन्होंने तत्कालीन राजधानी दिल्ली की अभिकल्पना तैयार की थी। संसद भवन, इंडिया गेट, वायसराय हाउस इनके द्वारा डिजाइन किए गए प्रमुख स्थापत्य है। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक स्वतंत्रता के बाद का भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा देश का राज्य था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पुर्तगाल। तो भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था।
सन 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 डाइस युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अब अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत पाक। तो भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान सरकार के निरंकुश शासन के पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान जो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1962। तो 1962 में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि यह युद्ध भारत और चीन के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1965। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 से पहले 1965 ईस्वी में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1965। तो भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी के बाद ताशकंद समझौता हुआ। यह भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ। यह एक शांति समझौता था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1824 से 1826 में। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध का मुख्य कारण बर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना था। इस युद्ध का अंत 1826 में यानडबू की संधि से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। अब लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो कब, तो याद रखिएगा 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड का नाम था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय। तो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड का नाम ऑपरेशन विजय था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। कब, तो 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस ऐतिहासिक दिन जो 26 जुलाई था को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनवरी 1972। तो 10 जनवरी 1972 ईस्वी को याद रखिएगा कब, तो 10 जनवरी 1972 ईस्वी को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र घोषित किया गया। जबकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। कब, तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सन 1972 में। तो सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच 770 किलोमीटर लंबी युद्ध विराम रेखा खींची गई। आगे चलकर 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के बाद इसे नियंत्रण रेखा यानी कि LOC में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता 1972 किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। तो सन 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। अब हम लोग आधुनिक इतिहास के विविध टॉपिक्स को
डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में 12 सदस्य शामिल थे। लॉर्ड वेवेल के कहने पर 5 सांसद मुस्लिम लीग से इसमें सम्मिलित हुए, तब सदस्यों की कुल संख्या 14 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिमला। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। 1854 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। शिमला ठंडी जलवायु, सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों, हिमाचल पहाड़ियों, चीड़ और देवदार के जंगलों और शहरी भूदृश्यों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे और इन्होंने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया। ये सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी कार्यनिष्ठा के कारण सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से जाने जाते थे। इनका उद्देश्य संयुक्त, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रंटियर गांधी, जिसे सीमांत गांधी भी के नाम से जाना जाता है, के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। गांधी जी के कट्टर अनुयायी होने के कारण ही उनके अनुयायियों ने उन्हें यह नाम दिया। इन्हें बच्चा खान या बादशाह खान भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना अगस्त 1959 ईस्वी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने की थी। इस दल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोध किया और लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 18वीं। तो भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें प्राचीन काल का इतिहास 600 से 712 ईस्वी तक का विवरण देता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से 717 ईस्वी तक के राजवंशों की जानकारी प्रदान करता है तथा आधुनिक काल 1707 ईस्वी, इसको 18वीं शताब्दी के कहते हैं, से वर्तमान काल तक का विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जलपात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वेटिकन। तो सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च वेटिकन सिटी में शहर में स्थित है। यह ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्च है जिसे वर्ष 1926 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य 2430 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और इस रेखा का नाम पर सर मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है। फिर इसमें है रेडफ्लिक्स रेखा। तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। इसका निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर इसमें नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। तो यह भारत और चीन के सीमा के मध्य खींची गई अंतर्राष्ट्रीय रेखा। यह रेखा 1914 में खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोल्लम। तो कोल्लम शहर को प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था। यह केरल में अरब सागर के तट पर अष्टमुदी झील के निकट बसा एक बंदरगाह नगर है। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में इसे भारत के 5 बड़े बंदरगाहों में शुमार किया था। इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में सीरिया के व्यापारी सपीर ईसो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नक्सलबारी विद्रोह। तो नक्सलबारी विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। नक्सलबारी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी सब डिवीज़न का एक छोटा सा गांव कस्बा है जहां 1967 में सशस्त्र क्रांति के विचार वाले नक्सलवादी आंदोलन का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह तत्व मीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी निश्चयत्मकता। तो निश्चयत्मकता एक दार्शनिक प्रणाली है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह तत्व मीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के जितने सारे क्वेश्चन बचे हुए थे सारे को डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका पार्ट 5 वीडियो था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।